हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मैं किसी क्लासेस में जहां पर हमारा उद्देश्य आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज का हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डाउट सेशन। और जैसे कि ये डाउट सेशन चलाने का मेन मकसद हम लोगों का क्या है, तो मेन मकसद ये है कि चेक योर एबिलिटी। ठीक, यानी कि तुम क्वेश्चनों को कितना सॉल्व कर सकते हो। और जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज देने वाला हूँ, ठीक, पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, देन उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, क्वेश्चन में लिखूंगा। ठीक, क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करके देखना है। ठीक, क्वेश्चन आपके सामने होगा। ठीक, क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करके देखना है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन को आपको यदि सॉल्व होता है तो बहुत अच्छे, सॉल्व नहीं होता तो उसके बाद वीडियो को पहले आप लोगों को पॉज ही रखना है। क्वेश्चन जब आएगा तो उस समय वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना, अपने पास पेन कॉपी पे क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। देन उसके बाद आप लोगों को यदि क्वेश्चन सॉल्व होता है तो बहुत अच्छे हैं, वीडियो कंटिन्यू कीजिए और देखिए मैं किस तरीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं। और यदि सॉल्व नहीं होता तो आप लोगों के सामने मैं उसकी एकदम बाद, क्वेश्चन के एकदम बाद जैसे ही स्टार्ट करोगे तो यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा मैं, तो वहां से आप लोगों को काफी हेल्प मिल जाएगी। तो मेन इस सेशन का जो मैं नाम रख रहा हूं वो नाम रख रहा हूं चेक योर एबिलिटी। और इसी तरीके के मैं आपसे पहले 5 सेशन डाल चुका हूं डाउट सेशन के नाम पर। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वे सेशन नहीं देखे तो अनिवार्य है सभी विद्यार्थियों के लिए उन सेशन को देखना। ठीक, क्योंकि जिन विद्यार्थियों की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है या कुछ टॉपिक उनके हो चुके हैं तो वहां से क्वेश्चनों को कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये सभी टॉपर रैंक के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि वे क्वेश्चन जो नॉर्मली सभी की प्रॉब्लम आती है और जल्दी से यही सॉल्व नहीं किए जाते। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को आसान से आसान तरीके से मैं सॉल्व कराने वाला हूं। और किस तरीके से इन क्वेश्चनों के मेथड रहेंगे, बट आप लोगों को क्वेश्चन के लिए एक प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना है, जिसमें क्वेश्चन जब मैं बोलूंगा तो पहले तो आपको उसे रफ रजिस्टर पे आराम से उसे सॉल्व करके देखना है, वीडियो को पॉज करके। देन उसके बाद यदि सॉल्व होता है तो बहुत अच्छे, और सॉल्व नहीं होता तो वीडियो कंटिन्यू रखना है। ठीक, वीडियो कंटिन्यू करने के बाद चाहे सॉल्व हो या ना सॉल्व हो, मेथड आप लोगों को जरूर देखना है। ठीक, तो सॉल्व होने के बाद आप लोगों को मेरा मेथड देखना है, देन उसके बाद आप लोगों को अगले क्वेश्चन की ओर मूव करना है। हमारे जो एवरेज जो क्वेश्चन रहेंगे वो 16-17 क्वेश्चन रहेंगे डेली के। ठीक, तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अब से पहले की 5 वीडियो नहीं देखी वे जाकर उस वीडियो को भी अनिवार्य रूप से देखें। ठीक, प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगी डाउट सेशन के नाम से। और आज की ये हमारी वीडियो जो क्लास है वो क्लास नंबर 6 है। और फिर से कह रहा हूँ, इस क्लास का नाम है चेक योर एबिलिटी, यानी क्वेश्चनों को करने की क्षमता कितनी है। ठीक है, चेक योर नॉलेज, कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों के लिए शुरू करता हूं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने वाला है यहां पर। उसके बाद आपको वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन आने के बाद आपको खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद आंसर आता है बहुत अच्छे, नहीं आता तो भी ठीक, आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू करके उसका सॉल्यूशन जरूर देखना है। और दूसरी बात, वीडियो को बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए स्किप नहीं करनी, शुरू से लेकर लास्ट तक की वीडियो, यानी कि लगभग 1 घंटे की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको क्वेश्चन के अंदर और भी बातें बताई जाएंगी। ठीक, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, और इसके बाद वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हम लोगों के लिए रहने वाला है। देखो, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 13.33% लोग 13.33% लोग ने अपना मतदान नहीं किया, जिनमें से 16.66% अवैध घोषित हो गए। इसके बाद आगे कह रहे हैं, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 56.25% प्राप्त होता है। एक उम्मीदवार को 56.25% प्राप्त होता है और वह 5460 मतों से जीत जाता है, यानी कि 5460 मत से जीत गया, अर्थात उसकी जो जीत का अंतर है वह है 5460। तो वो कह रहा है, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो समझना, देखो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मेथड बताऊंगा जो शायद बहुत इजीएस्ट मेथड होने वाले हैं। जैसे यदि तुम्हें कभी भी इस तरीके से परसेंटेज मिलता है पॉइंट के रूप में, पॉइंट के रूप में, पॉइंट के रूप में, पॉइंट के रूप में, ठीक, जब कभी भी आपको परसेंटेज पॉइंट के रूप में मिलता है तो आप उसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। यदि आप लोगों को इनकी फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो एक बार आप लोग खुद से लिख के, जैसे मैं छोटा सा हिंट दे देता हूं, जैसे 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है
33 सही, 1/3%। 1/4 का मतलब होता है प्रतिशत में किसी भी भिन्न को यदि हम लोगों को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो उसके साथ हम 100 की मल्टीप्लाई करते थे। जैसे 1/2 गुना 100 तो 2 से कट जाएगा 50, तो फाइनली आ जाएगा 50%। सेम इसके लिए, सेम इसके लिए, तो ये कितना हो जाएगा 25%। ऐसे 1/5 का मतलब होता है तुम्हारा 20%। 1/6 का मतलब होता है 16 सही, 2/3%। इसी के साथ साथ आपको ये जो याद करना है वो 101/20 तक का याद होना चाहिए। पहली बात तो एक काम करना, यदि आपको याद नहीं है तो आप अपने आप से इन सभी डिजिट को सॉल्व करके देखना फ्रैक्शन के रूप में। लेकिन कुछ फ्रैक्शन वैल्यू की भी पॉइंट वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। कैसे? आपको याद होना चाहिए कि 1/2 का मतलब होता है, अगर केवल 1/2 की बात करूं परसेंटेज की नहीं, तो इसका मतलब होता है 0.50। जैसे 1/3 का मतलब होता है 0.33। वे संख्या लिख रहा हूं जो ज्यादा यूज होगी। 2/3 का मतलब होता है तुम्हारा 0.66। और इसी तरीके से तुम्हारा 2/7 का मतलब होता है कि इसका मतलब हो जाएगा पॉइंट लगाया। देखो कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो यदि कुछ कंफ्यूजन होता है। जैसे 1/7 है तो मैं भी 1/7 के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक, बाई चांस आपको सॉल्व करना है तो पॉइंट लगाया तो 10 हो गया, 7 ही कम 7, बचा कितना है 3, 7 चौक 28। हालांकि डिजिट आगे भी जाएगी तो हमें इन पॉइंटों को अलग से भी याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे कि ये 0.66 है तो इसे मेरे लिए लिखा जाएगा 16 से ही 2/3। जैसे ये 13.33 है तो 0.33 का मतलब होता है 1/3, तो ये हो जाएगा 13 से ही 1/3। जैसे ये 56.25 है तो 0.25 का मतलब होता है 1/4। जब 1/4 को परसेंटेज में नहीं केवल सिंपल रूप से सॉल्व करता हूं तो 0.25 का मतलब होता है 1/4। यदि आप लोगों की ये सब डिजिट याद होती है तो ये मेथड आप लोगों के लिए इतना आसान होने वाला है जिसका कोई हद नहीं, और क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। तो क्योंकि कुछ डिजिट मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोगों को समझा दिया किस तरीके की चीजों को लेके चलना है। तो देखते हैं। देखो जैसे 13 सही 1/3 है तो इसका मतलब होता है 13 सही 1/3। 13 तिया 39 और 1 40। और क्योंकि ये प्रतिशत में है 40/3, क्योंकि ये प्रतिशत में है तो मुझे बटे में लिखना पड़ेगा 100, क्योंकि जब कभी भी परसेंटेज हटाया जाएगा तो हम 100 की हेल्प जरूर लेंगे। तो अर्थात इसका मतलब है कि मैं इस 0 से इस 0 को काट दूंगा। ठीक, आगे अभी इसी के बारे में समझाऊंगा। फाइनली ये मेरे पास आ गया है 4/30। बहुत प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं क्वेश्चन। जैसे 16 सही 16.66 का मतलब होता है कि 16 सही 2/3। या तो तुम्हें डायरेक्ट याद हो, ठीक, 1/6, या नहीं याद है तो जब तक आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती तब तक के लिए आप छोटे छोटे तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 16 × 48, 48 2 50, यानी कि 50/3, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। तो जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे पॉइंटों में आ जाए तो उन्हें पहले तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे 56.25 है तो इसे मैं लिख सकता हूं 56 सही 1/4। तो गुना करूंगा तो 124 और 125 225 हो जाएगा, ये 225/4, और क्योंकि प्रतिशत है तो गुना 100 तो 400। अभी भी कट जाएगा 25 निम्मा, और 25 से कट जाना चाहिए 16 बार। फाइनली ये कितना आ जाएगा 9/16, और इसके अलावा कोई भी पॉइंट में वैल्यू नहीं है। ठीक है, या तो तुम्हें ये फ्रैक्शन डायरेक्ट याद होने चाहिए या इन्हें फटाफट आप लोग अपने पास सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, आप लोगों को फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। देखो जब कोई व्यक्ति मतदान करता है, जब कभी भी मतदान किया जाता है तो उसमें कुछ मत ऐसे होते हैं जो नहीं डाले जाते। सभी मत नहीं डाले जाते। मान लो 100 टोटल मत थे तो जिनमें से 50 या 30% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 30 लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मतदान करने वाले कितने हैं 70। उसके बाद आता है एक अवैध। अवैध क्या होता है? अवैध होता है कि जो मत डाली गई, ठीक, जो मत डाली गई लेकिन उनमें कुछ भी त्रुटि होने की वजह से, या तो उनकी मोहर गलत हो जाना, या पेपर का गलत मुड़ जाना, या किसी भी तरीके से जो हमारा वोट होती है उसे अच्छे से नहीं पढ़ा जा रहा है, तो उसे अवैध कर दिया जाएगा। बट याद रखना अवैध उन्हीं वोट में से होता है जो वोट डाली जा चुकी है, अर्थात उस 70% में से। ठीक, और जो अवैध होने के बाद जो वैध मिलती है उस पर हम जीत और हार का फैसला करते हैं। जो वैध मत होती है उन्हें हम जीतने वाले और हारने वाले के लिए कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? जैसे अब यहां पर समझना, मान लो टोटल मत थे 100, 33.33% ने मतदान नहीं किया। इसका मतलब 30 में से 4 लोगों ने मतदान नहीं किया। जबकि कोई भी एक प्रतिशत, जैसे कि इस तरीके के प्रतिशत है, तो अगला प्रतिशत डिपेंड करेगा पिछले वाली वैल्यू पर, और अगला प्रतिशत क्या है? अवैध मत। तो मैंने बताया ना, अवैध मत हमेशा उस पर कैलकुलेट होता है जो मतदान किया गया। जैसे
30 में से 30 में से 4 लोगों ने मतदान नहीं किया, क्योंकि ये प्रतिशत किसका है, मतदान न करने वालों का। तो 30 में से 4 लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मतदान करने वाले कितने हुए, 26। कितने में से, 30 में से, क्योंकि जो अवैध मत है वे कैलकुलेट किए जाते हैं हमेशा जो मत डाले गए। इसके बाद आगे चलते हैं। उसने कहा कि अवैध मत हो चुके, अब किसी एक को प्राप्त हुए, तो प्राप्त किस में से होते हैं, वैध में से। जो प्राप्त मत होती है वो कितने में से होती है, वैध में से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1/6 अवैध है, यानी कि 6 में से 1 अवैध है, तो वैध मत हो जाएंगे 5/6 गुना। अब देखो दूसरी बात, यहां पर जीतने वाले प्रत्याशी को 9/16 मत प्राप्त हुए, जीता जो। इसका मतलब जो हारा, भाई 9/16 अर्थात 16 में से 9 से मिले, तो हारने वाले को मिलेंगे 7/16, बाकी उसे ही तो मिलेंगे। भाई 16 में से 9 जीतने वाले को मिले, तो 16 में से 7 मिल जाएंगे, हारा जो। अब उसने अगली वैल्यू जो दी है ना, अगर वो कहता कि जीतने वाले को इतने मत प्राप्त हुए, तो हम केवल जीतने वाले का रेशियो लिख देते, यानी कि 9/16। वो कहता हारने वाले को इतने प्राप्त हुए, तो हम 7/16 लिख देते। लेकिन उसने क्या कहा है कि जीतने वाले को हारने वाले से कितना 5460 मत अधिक प्राप्त हुए, तो यानी कि मतों का अंतर दे दिया गया। तो अंतर के लिए हम यहां पर भी अंतर लिखेंगे, जैसे जीतने वाले को कितने अधिक मिले, 2/16, और जो बराबर है किसके, 5460 के। ठीक, कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि उसने पूछा है कि टोटल मत कितने हैं, है ना। उसने पूछा है कि टोटल मत कितने हैं, और मेरे हिसाब से टोटल मत कितने हैं, 100। तो पहले हम यहां से कैलकुलेट करने के बाद 1 का मान निकालेंगे, जो भी 1 का मान आएगा, ठीक, उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो टोटल नंबर ऑफ वोट हमारे सामने आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर मूव करने वाले हैं हम। लीजिए फटाफट, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं फिर से एक ही चीज कह रहा हूं, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, तो आप लोगों को वीडियो एकदम पॉज कर देनी है और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व हो जाए तो वीडियो स्टार्ट करो, सॉल्व ना हो तब भी वीडियो स्टार्ट करो। वीडियो एक भी सेकंड के लिए स्किप नहीं करनी, बिना स्किप किए वीडियो को पहले से लेकर लास्ट तक देखना है। ठीक, क्योंकि यह चेक योर नॉलेज, तो जिसमें मैं आप लोगों को अलग से भी जानकारी दूंगा क्वेश्चन से अलग, जैसे अभी बताई थी फ्रैक्शन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ABC 1200 किलोमीटर की दूरी, दिल्ली से मुंबई की दूरी तय करते हैं। बी और सी कार से जाते हैं और ए तांगे से जाता है। ठीक, उसने कहा बी और सी तो कार से जा रहे हैं, जबकि ए तांगे से जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और शायद बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं हुआ होगा, तो सभी के लिए। ठीक, कुछ समय बाद सी ने ए को कार से नीचे उतार दिया। मान लो बी और सी एक साथ जा रहे थे, तो उन्होंने बी ने कुछ समय बाद, उसने कहा है कि कुछ समय बाद सी ने बी को कार से उतार दिया, यानी कि सी और बी जा रहे थे, बट यहां पर बी को उतार दिया गया, लेकिन सी कंटिन्यू करता रहा है। उसके बाद और सी ए को लेने के लिए वापस मुड़ता है, तो जो ए आ रहा था वो तांगे से आ रहा था। ठीक, तो कहीं पर मान लो ए को सी, उसने कहा है, और उसके बाद सी ए को वापस मुड़ गया, लेने के लिए वापस मुड़ गया, तो यहां पर ए और सी एक साथ मिले, और कार में जो कि तांगे में आ रहा था, ए को तांगे से हटाकर किस में बिठाया गया, कार में, और उसके बाद ए और सी अपनी यात्रा को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक, उसके बाद उसने क्या कहा है, और जो बी है, उसने कहा है वे मुंबई एक ही समय पर पहुंचते हैं। ठीक, और उसने इससे पहले ये भी कहा है कि सी ने बी को कार से नीचे उतार दिया, बी ने साइकिल से चलना शुरू किया, और सी ए को लेने के लिए वापस गया। जो बी है वो यहां के बाद से साइकिल से जा रहा है। ठीक, और सी वापस मुड़ा ए को लेने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। उसने कहा है यदि कार की गति, उसने कह दिया जो कार की गति है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल की और तांगे की भी व साइकिल की भी जो गति है वो दे दी गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दोनों की गति सेम है। ठीक, तो पूछ रहा है कि यात्रा में कुल समय कितना लगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है और अच्छे से अभी आप लोग इसे से समझ रहे हैं तो समझो। मान लो जो ए स्टार्टिंग में एक साथ कौन चले, बी और सी,
यहां से एक साथ कौन चले, बी और सी तो एक साथ चले और ए अकेला चला। तो मान लो बी और सी एक साथ कार से चले और जहां पर सी ने बी को उतार दिया वो इनिशियल पॉइंट से वो डिस्टेंस हो गई तुम्हारी ए किलोमीटर या एक्स किलोमीटर, ठीक है ना। जहां पर सी ने बी को उतारा वो स्थान पहले वाले स्थान से जो x किलोमीटर दूर है, ठीक। दूसरी बात, सी वापस मुड़ा ए को लेने के लिए, तो जब सी वापस मुड़ा ए को लेने के लिए तो मैं मान लेता हूं कि जो सी है वो ए के लिए ए को लेने के लिए जो वापस चला वो चला y किलोमीटर, अर्थात सी को वापस y किलोमीटर चलने के पश्चात ए मिल गया, ठीक। इसके बाद आगे यहां से डेस्टिनेशन तक अर्थात अंतिम पॉइंट तक की दूरी में मान लेता हूं ये x है, ये y है और ये दूरी मान लेता हूं z, अर्थात b ने जो साइकिल से यात्रा की वो z है। यहां तक कोई डाउट नहीं है होगा किसी को। अब जरा समझो, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि a को उस पॉइंट तक जहां पर c गया और वापस आया, ठीक, और वापस आकर c ने a को लिया, ठीक, a डायरेक्ट पहुंचा है इस पॉइंट पर, किससे पहुंचा है, ए पहुंचा है साइकिल से, ठीक, तांगे से, ए पहुंचा है तांगे से, और सी कार से इस स्थान तक गया और वापस आया y किलोमीटर, ठीक, और उसने सी ने ए को लिया। तो एक सीधी सी बात बताओ, ए को इस पॉइंट तक आने में जो समय लगेगा वही समय सी को यहां से इस पॉइंट तक आने और वापस उस स्थान पर जहां पर उसे ए मिलने वाला है उस स्थान तक आने में लगने वाला समय जो होगा वो बराबर होगा। अर्थात ये दूरी की अगर बात करता हूं तो ये केवल इतनी दूरी जो होगी वो होगी x माइनस के y, ए के द्वारा ये चली गई दूरी कितनी है, x में से अभी y की कमी है, तो मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई, और ये दूरी किसके लिए है, ये दूरी है ए के लिए, ए किससे जा रहा है, तांगे से, और तांगे की गति कितनी है 10, तो यानी कि ए को यहां से यहां तक आने में लगने वाला समय हो गया x माइनस वाई अपॉन 10। अब यही समय में सी इस स्थान तक जाकर वापस ए को लेता है, यानी कि समय बराबर है, तो लेकिन सी तो ज्यादा डिस्टेंस चला होगा, तो सी पहले तो x गया और वापस गया y, तो यानी कि इसके द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी x प्लस वाई अपॉन, और सी किससे चल रहा है, कार से, और कार की गति कितनी है 50, ठीक है ना। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली मुझे x अनुपात y पता चल जाएगा कितना, तो ये चल जाएगा तुम्हारे 3:2, कर लेना कैलकुलेट, x अनुपात y तुम लोगों के सामने आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि सी ने जब b को छोड़ा, ठीक, सी ने जब b को छोड़ा तो b साइकिल से चलना प्रारंभ कर देता है, और b कितनी दूरी जा रहा है z, तो यानी कि b के द्वारा z दूरी जाने में साइकिल से लगने वाला समय उतना ही है जितना c को यहां से वापस जाने यानी कि y दूरी जाने और वापस इस स्थान यानी कि y आने और z और आगे आने में लगने वाला समय, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि उन सभी को अपने डेस्टिनेशन यानी गंतव्य स्थान पर एक समय तक ही पहुंचते हैं, ठीक, लगने वाला समय बराबर है। तो c को यहां से यहां तक जाने और वापस आने यानी कि 2y प्लस z की दूरी कार से जाने में लगने वाला समय बराबर है। इसका मतलब है कि सी के द्वारा जेड मतलब बी के द्वारा जेड दूरी साइकिल से जाने में लगने वाला समय बराबर है सी के द्वारा वाई दूरी वापस जाने और वापस वाई दूरी आने और आगे जेड दूरी जाने में लगने वाला समय। अब एक काम कर लेते हैं, क्या मैं यहां से y का मान 3a और 2a को y का मान 2a यहां पर पुट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि हमें z भी पता चल जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा इससे, z का मान बताना है तो z तो जुगतु है और y की जगह मैं क्या रखने वाला हूं, तो y की जगह रखने वाला हूं 2a। इसका मतलब 2 दूनी 4, y तो 2a हो गया तो 2 दूनी 4a प्लस z और इसे तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 5z, अर्थात ये हो जाएगा तुम्हारा 4z, z इधर चला जाएगा बराबर 4a, अर्थात z का मान कितना आ जाएगा a। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई होप। ठीक, अब क्वेश्चन पूरा हो चुका है। क्वेश्चन में क्या बचा है, अब हमें दूरी को कंपेयर करना है। उसने दूरी दी है ना 1200 किलोमीटर, तो हम ऐसी दूरी से कंपेयर करेंगे जो शायद थोड़ा सा आसान हो। जैसे अगर मैं कह दूं कि यहां से यहां तक की दूरी तो x और यहां के बाद आगे दूरी है z, तो यानी कि x प्लस z बराबर 1200 और x का मान कितना है 3a और z का मान कितना है a, अर्थात 4a बराबर 1200 यानी कि a का मान कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 300। क्लियर है। अब उसने पूछा है कि भाई
यात्रा में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। समय तो सबके लिए बराबर है, तो एक ऐसे व्यक्ति के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं समय जो सीधा सीधा जा रहा है, ठीक, वापस नहीं आया। तो ऐसे व्यक्ति बी है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं बी की, तो बी ने x किलोमीटर की दूरी, ए का मान कितना है 300 और x का मान कितना है, x का मान है तुम्हारा 3a, तो यानी कि ए ने 900 किलोमीटर की दूरी, किसने, सॉरी बी ने 900 किलोमीटर की दूरी तो कार से अर्थात y की चाल से तय की, 50 की चाल से तय की। उसके बाद वो जेड गया, और जेड कितनी दूरी गया हो, जेड बची कितनी तुम्हारी ए, और ए का मान कितना है 300, और वो जो चल रहा है वो उस दूरी को चल रहा है अपनी साइकिल की चाल से, क्योंकि साइकिल से चाल जा रहा है, और साइकिल की चाल कितनी है 10। तो 0 से कट जाएगा ये, और फाइनली आ जाएगा 18 प्लस के 0 से कट जाएगा 0, और ये आ जाएगा 30, तो हमें मिलेगा ये 48 घंटे यात्रा में उन्हें लगे। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो फटाफट सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करने वाले हैं। और जैसे कि आप लोगों को मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये हमारा जो वीडियो चल रही है, जो डाउट सेशन चलता है, वो चलता है चेक योर नॉलेज, यानी कि तुम्हारी नॉलेज को चेक करने के लिए। तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान भी रखना है, क्वेश्चन को खुद से भी अटेम्प्ट करके देखना है आप लोगों को, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन आएगा, वीडियो पॉज करो, उसके बाद उसे सॉल्व करो, सॉल्व होता है तो बहुत अच्छे है, और सॉल्व नहीं होता तो वीडियो स्टार्ट करो, ठीक, उसके बाद मेरा कराने का मेथड देखो, ठीक। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को, ठीक, मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो अगली वीडियो में मैं इसे कवर कर लूंगा। तो हटा देता हूं इसे और चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा है 7930 रुपए की राशि 3 भागों में विभक्त की जाती है, और ए, बी व सी को क्रम से 2 वर्ष, 3 वर्ष एवं 4 वर्ष के लिए, ठीक, एवं 4 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की 5% साधारण ब्याज की ऋण पर दी जाती है, ठीक। आगे वो क्या कह रहा है, उसने कहा उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर अवधि, मतलब उन्हें एक समान धनराशि प्राप्त होती है। तो ए ने कितने रुपए की धनराशि प्राप्त की, या एक और ऋण के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान मेथड से कराने वाला हूं, डायरेक्ट हो जाएगा। 7930, ठीक, 7930 रुपए की धनराशि है, जिसे ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को तो मिली 2 वर्ष के लिए, उसके बाद बी को मिलता है 3 वर्ष के लिए, यही धनराशि का कुछ हिस्सा, और सी को मिलता है 4 वर्ष के लिए, और उन्हें जो धनराशि का जो ब्याज मिल रहा है वो 5% साधारण ब्याज मिल रहा है। लेकिन उसने कहा है कि इनकी संबंधित अवधि के पश्चात, यानी कि इसकी 2 वर्ष के बाद, इसकी 3 वर्ष के बाद और इसके 4 वर्ष के बाद जो इनके मिश्र धन है वे बराबर होंगे। तो करना कैसे है समझो जरा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तुम ये देखो 5% का मतलब कितनी भिन्न होती है। 5 किसी का भी प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा, तो 5/100 अर्थात 1/20। तो इसका मतलब 20 रुपए पर 1 साल में 1 रुपए का साधारण ब्याज जाएगा, ठीक है ना। 5% के ब्याज का मतलब है कि जिस चीज का ये प्रतिशत होता है वो ऊपर, और ये प्रतिशत जिस पर भी कैलकुलेट होता है, क्योंकि साधारण ब्याज कैलकुलेट होता है मूलधन पे, वो हमें नीचे मिल जाता है, यानी कि 20 रुपए के मूलधन पर 1 साल में 1 रुपए का ब्याज जाएगा। अब उसने कहा है कि इनके मिश्र धन बराबर है, अर्थात इसका मतलब है कि ए का जो मिश्र धन है, ठीक, 20 रुपए पर 1 साल में 1 रुपए जाएंगे, जबकि कितने साल है 2 साल, तो यानी कि उसका जो मिश्र धन है वो हो जाएगा तुम्हारा 22/20, यानी कि 20 रुपए की धनराशि पर 22 का मिश्र धन। ऐसे ही बी के बारे में बात करता हूं तो 3 रुपए का ब्याज हो जाएगा, क्योंकि हर साल तो 1 रुपए का ब्याज जा रहा है, तो 3 रुपए का ब्याज तो धनराशि हो जाएगी 23/20, ठीक। ऐसे ही सी के लिए अगर बात करते हैं तो सी के लिए हो जाएगी 24/20। लेकिन जब कभी भी इस तरीके की वैल्यू को मुझे अनुपात में कन्वर्ट करना होता है, अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में लिखना होता है, तो इसका एक आसान सा तरीका होता है। क्या होता है कि जो ए की वैल्यू है उसे तो ए के लिए छोड़ दो और बाकी सब में उसे गुना कर दो। जैसे जो ए के लिए 22 आया तो उस 22 की यहां पर और इस 22 की बी और सी के लिए लिख दो, हो गया। जैसे कि बी के लिए कितना आया 23, तो उसे बी के लिए छोड़ दो और बाकी सब में गुना कर दो, यानी कि जो जिसकी वैल्यू है वो उसमें ही गुना नहीं होगी। जैसे सी के लिए 24 आया तो सी की गुना यहां ना करके ए में भी की जाएगी और बी में भी की जाएगी।
तो डायरेक्ट ये वो अनुपात आ जाता है कि इनके द्वारा जो धनराशि लगाई गई उस धनराशि का अनुपात क्या है। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा 12, 2 से कट जाएगा 11, 2 से कट जाएगा 11। फाइनली जब गुना करूंगा तो 12 3 36 का हो जाएगा, 6 बचा 3, 12 दूनी 24 और 3 27। इसकी गुना करूंगा तो 264, इसकी गुना करूंगा तो 253। ठीक, यानी कि ए बी सी को जो ऋण राशि मिली यानी कि उधार राशि जो मिली है इसमें से उसका अनुपात कुछ इस प्रकार है। उसके हिसाब से 7930 मिली है, मेरे हिसाब से 6 4 10 3 13, हासिल को 1, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 5 11 और 1 12, 12 7 19। ठीक, तो फिर से बचा 1, ये हो जाएगा 6 और 1 7, तो 1 का मान आ गया 10। उसने पूछा ए को कितनी ऋण राशि मिली, तो ये कितनी मिल जाएगी 276 का मान कितना हो जाएगा 2760, और यही तुम लोगों का आंसर है। क्लियर है? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलिए, तो इसे हटा रहा हूं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं फिर से एक ही बात कह रहा हूं, बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरुआत से लास्ट तक बिना 1 सेकंड के स्किप किए करना है। लेकिन क्वेश्चन जैसे ही आप लोगों के सामने बोर्ड पर आता है तो आपको क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करना है, उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता तो भी दोनों केस में आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू करनी है, मेथड देखना है, सॉल्यूशन देखना है, देन उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ को चलना है। और इन क्वेश्चनों का आप एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें सभी क्वेश्चन होंगे इन फ्यूचर, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के। ठीक, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के भी प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं, कह सकता हूं कुछ टॉपर्स के भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को जब आप रजिस्टर में मेंटेन करोगे तो इन फ्यूचर यदि लगता है कि दिमाग से ये क्वेश्चन स्किप हो गया है तो वहां पर रजिस्टर में आकर उसे देख सकते हो आप। लेकिन फिर से वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो में करना क्या है, तो वीडियो में आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, बस स्किप नहीं करना। लेकिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 400 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से रेल द्वारा और आंशिक रूप से जहाज द्वारा पूरी करता है। वह जहाज पर 9 घंटे अधिक समय खर्च करता है। यदि जहाज की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेलगाड़ी गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह जहाज से कितनी दूरी तय करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो करते हैं। उसने कहा है कि टोटल 400 किलोमीटर की दूरी है जिसे आंशिक रूप से रेलगाड़ी के द्वारा और आंशिक रूप से जहाज के द्वारा तय किया गया। आगे वो क्या कह रहा है, उसने कहा वह जहाज पर 9 घंटे की अवधि तक रहता है। यानी कि जहाज पर कितने घंटे तक रहा है, 9 घंटे तक। ठीक, और आगे वो कह रहा है यदि जहाज की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, वह जहाज पर 9 घंटे की अवधि तक रहता है। यदि जहाज की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेलगाड़ी गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह जहाज से कितनी दूरी तय करता है। देखो उसने कहा है वह जहाज पर 9 घंटे अधिक समय खर्च करता है। अच्छा, अधिक दिया है, इसका मतलब अगर रेलगाड़ी में जो समय t घंटे, अगर रेलगाड़ी पे वो t घंटे रहा है तो जहाज पर वो t + 9 घंटे रहा है। क्लियर है? लेकिन अब जब कभी भी हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू लेट करते हैं, जब कभी भी हम अपनी साइड से कोई वैल्यू लेट करते हैं तो उसे भी ऐसे नहीं रैंडमली लेट कर लेंगे। उसके लिए भी एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है कि जिस संख्या के बारे में या जिस एलिमेंट के बारे में आप लोगों से पूछा गया उसे ही हम अननोन वैल्यू लेट करेंगे। जैसे हम लोगों से जहाज के बारे में पूछा गया तो मैं जो t घंटे हैं वो जहाज के मानूंगा। और दूसरी बात उसने कहा है कि जहाज पर वो 9 घंटे अधिक रहा है तो इसका मतलब रेलगाड़ी पर वो 9 घंटे कम रहा है, तो हमें उसे x या y या t मानना है जिसके बारे में वह पूछ रहा है। ठीक, तो बस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे कि रेलगाड़ी पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से t - 9 घंटे में चली गई दूरी क्या होती है, चाल गुना समय, प्लस 30 की चाल से t घंटे में चली गई दूरी बराबर 400 किलोमीटर बराबर टोटल दूरी। ठीक, तो कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 70t - के 9 सत्ते 63 0 प्लस के 30t बराबर 400। तो फाइनली ये मुझे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तुम्हारा 100t बराबर 1030, क्योंकि माइनस इधर आके प्लस हो जाने वाला है। तो t का मान आ जाएगा तुम्हारा 103/10 घंटे। अब उसने पूछा है दूरी,
तो दूरी के बारे में बात करते हैं, तो दूरी बराबर क्या होगा, उसने पूछा जहाज से दूरी, तो जहाज पर कितने घंटे तक चला, 103/10 घंटे तक, और कितने की चाल से, 3 की चाल से, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 309 किलोमीटर आंसर। क्लियर है? तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो फटाफट इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए मेरी तरफ से चैलेंज है। ठीक, जिन विद्यार्थी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मैं मान जाऊंगा कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक, और जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे वो कमेंट में फटाफट मुझे बताना, जिनसे सॉल्व होगा वो भी और जिनसे सॉल्व नहीं होगा वो भी। जिनका सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन तो वो लिखेंगे यस, और जिसका सॉल्व नहीं होता वो लिखेंगे नो। कमेंट में ये सब चीजें आप लोगों को लिखना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट जो मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं उन्हें, मतलब कितने स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन आसान था या किन्होंने इसे सॉल्व किया। ठीक, तो फिर इसके लिए मैं एक लेवल डिसाइड करने वाला हूं कि इस क्वेश्चन की रैंकिंग कौन से नंबर पर होनी चाहिए, 5 में से 5 स्टार पर होनी चाहिए, टफ पर, या 5 में से 1 स्टार पर होनी चाहिए, अर्थात इजी पर। ठीक, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, 3 बर्तनों में पानी भरा है, पहले बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इसके बाद दूसरे बर्तन के 1/4 भाग पानी को तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इसके बाद तीसरे बर्तन के 1/10 भाग पानी को 1/10 भाग पानी को पहले बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर पानी हो तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा कितनी कितनी थी। तो देखिए, मैं कराता हूं इसे बहुत आसान तरीके से कराऊंगा। ठीक, इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना होगा। जैसे उसने कहा है 3 बर्तन है, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन। उसने कहा कि पहले बर्तन का 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 निकालकर इस बर्तन में डाल दिया गया। ठीक, उसके पश्चात दूसरे बर्तन का, उसने कहा है इसके पश्चात दूसरे बर्तन का 1/4 हिस्सा निकालकर इसमें डाल दिया गया है, और इसके पश्चात तीसरे बर्तन का 1/10वां हिस्सा निकालकर 1/10वां हिस्सा निकालकर पहले बर्तन में डाल दिया गया है। जिस कारण अब अंत में, ठीक, वो कह रहा है जिस कारण अब अंत में, ये रहा, वो कह रहा है जिस कारण अब अंत में ना 9 लीटर पानी बचता है प्रत्येक बर्तन में, यानी कि 9 लीटर इसमें बचता है, 9 लीटर इसमें बचता है और 9 ही लीटर इसमें बचता है। ठीक है ना? अब समझना, देखो यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा प्रैक्टिकल है। क्या है कि मान लो तुम किसी एक पेपर को फोल्ड करते हो, मान लो आप लोगों ने किसी एक पेपर को फोल्ड किया, पहला फोल्ड, फिर दूसरा फोल्ड, फिर तीसरा फोल्ड। यदि वो पेपर मुझे खोलना है तो सबसे पहले हम वो फोल्ड खोलेंगे जो सबसे लास्ट में हुआ है। अर्थात यदि मुझे इसकी प्रारंभिक मात्रा पे जाना है तो सबसे पहले हम उस कैलकुलेशन को करेंगे जो सबसे लास्ट में हुई। कैसे हुई समझो। 1/10 का मतलब क्या होता है भाई, चौथे बर्तन में से, मतलब तीसरे बर्तन में से पहले बर्तन में 1/10 भाग डाल दिया गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यदि पहले इस वाले तीसरे बर्तन में 10 भाग थे तो 1 भाग यहां पर उड़ेल दिया गया। समझना, 1/10 भाग उड़ेल देने का मतलब है कि अगर इसमें 10 भाग थे, अर्थात पहले बर्तन में कितने भाग थे, तो प्रारंभ में पहले बर्तन में यदि 10 भाग थे, ठीक, तो इसमें से निकाला कितना भाग, तो इसमें से निकाला 1 भाग, तो शेष कितना बचा, तो इसमें जो शेष बचा वो बचा 9 भाग। ठीक, कितना भाग बचा उसमें शेष, 9 भाग। और उसके हिसाब से 1 भाग इसमें डालने के बाद ओरिजिनल क्वांटिटी के रूप में भी 9 लीटर ही बचा। बाई चांस हुआ क्या है कि ओरिजिनल क्वांटिटी के रूप में भी कितना बचा, 9 लीटर। तो मैं कंपेयर कर रहा हूं, अर्थात 1 भाग का मतलब कितना आ जाएगा, 1 लीटर। ठीक, तो क्या मैं बता सकता हूं प्रारंभ में इस बर्तन में कितना रहा होगा, तो प्रारंभ में इस बर्तन में रहे होंगे 10 भाग यानी कि 10 लीटर। तो क्या मैं इसे यहां से हटाकर इसे 10 लीटर लिख सकता हूं। ठीक, लेकिन साथ के साथ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर 1 भाग डाल रखा है, पहले कितना था ये 9, अब कितना हो गया 10, तो इसका मतलब वहां से कितने लीटर आया होगा, 1 लीटर, तभी तो इधर 1 लीटर बढ़ा है। तो यानी कि यहां 9 लीटर में से मैंने 1 लीटर निकालकर प्रारंभिक मात्रा प्राप्त करने के लिए 1 लीटर यहां पर डाला, तो इसका मतलब यहां पर 1 लीटर कम होकर ये कितना रह जाएगा, 8 लीटर। हो गया इतना काम। सेम कंडीशन यहां पर अप्लाई की जाएगी सेकंड के लिए। कैसे कि सेकंड का 1/4 भाग यहां पर डाला गया, तो इसका मतलब प्रारंभ में वो कितना था, 4, उससे निकाला कितना भाग, 1, शेष कितना बचा उसमें, 3। ठीक, मेरे हिसाब से
दूसरे बर्तन में शेष कितना बचा? 9। तो 3 भाग का मतलब 9 लीटर, 1 भाग का मतलब 3 लीटर। तो प्रारंभ में कितना रहा होगा? तो 4 भाग का मतलब 12 लीटर। यानी कि इस बर्तन में प्रारंभ में कितना रहा होगा? 12 लीटर। यानी कि अभी कितना था इसमें? 9। और जैसे ही मैं इस वाले बर्तन से इसमें जो क्वांटिटी डाली थी उसे वापस लेके आ रहा हूं, तो उसमें कितना हो गया? 12 लीटर, अर्थात 3 लीटर ये कहा जा सकता है। अर्थात 3 लीटर मात्रा यहां से हम इस बर्तन में वापस लेकर आ गए। ठीक, तो जो ये 10 लीटर था तो 3 लीटर तो हम वापस ले गए, तो यहां पर कितना बचेगा? 7 लीटर। क्लियर है? अब चलते हैं पहली क्वांटिटी पर। इसका मतलब प्रारंभ में 3 था, 1 निकाल लिया गया, तो उसके हिसाब से शेष कितना बचा? 8। मेरे हिसाब से शेष बचा 2। 1 का मान कितना हो गया? 4। तो 3 का मान कितना हो जाएगा? ठीक, तो 3 का मान हो जाएगा 12। तो 3 का मान 12, तो इसका मतलब यहां पर ये क्वांटिटी अब कितनी हो गई? 12। अब से पहले कितनी थी? 8। तो इसका मतलब 4 लीटर लाए हम, कहां से? वापस लेकर आए। तो जब 4 लीटर हम वापस लेकर आएंगे तो 12 में से 4 लीटर वापस लेकर आने का मतलब है कि हो गया 8 लीटर मात्रा यहां पर। अब कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जो इस बर्तन में डाला गया तो वो यहां से वापस लिया, जो यहां से डाला गया तो वो यहां से वापस लिया, और जो यहां पर डाला गया था वो यहां से वापस लिया। अर्थात अब कुछ भी नहीं बचा, यानी कि सब अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ चुके। इसका मतलब प्रारंभिक अवस्था में आने के बाद अब प्रत्येक बर्तन में कितनी कितनी मात्रा बची? इसमें बची 12 लीटर, इसमें बची 8 लीटर, और इसमें बची है 7 लीटर। तो उसने पूछा है कि प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, तो 12, ये हो जाएगा तुम्हारा 8, और ये हो जाएगा 7। यही तुम्हारा उत्तर है। क्लियर है? तो चलिए फटाफट, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक, और जिन जिन विद्यार्थियों को इसका उत्तर आया था तो कमेंट में मुझे लिख के बताइए यस और नो। ठीक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो लिख देता हूं वो भी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन में उसने कहा है अल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर घोल में अल्कोहल की सांद्रता 20% है। इसमें से 2 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाल दिया गया। नए घोल में अल्कोहल की सांद्रता कितनी है? तो देखो, इस क्वेश्चन को बहुत से स्टूडेंट बहुत मतलब पता नहीं किस किस तरह के कॉन्सेप्ट से करते हैं। कुल मिला के इस क्वेश्चन को वे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बट मैं आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिससे सिंगल लाइन में सॉल्व हो जाने वाला है। क्या है? तो समझो भाई, एक सिंपल सी बात समझो। उसके पास प्रारंभ में 5 लीटर जो था अल्कोहल था, जिसमें 20% मात्रा अल्कोहल की है, और ये जो 5% है 5 लीटर, ये अल्कोहल घोल है, अर्थात मिश्रण है। उसने क्या कहा है कि इसमें से 2 लीटर निकाल लिया गया। जो 2 लीटर घोल है उसे निकाल लिया गया। तो निकाला तो जो शेष बचा वो कितना बचा? तो जो शेष बचा वो बचा 3 लीटर। क्लियर है? वो कह रहा है 2 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर 2 लीटर पानी मिला दिया गया। यानी कि 2 लीटर निकाला और उसके स्थान पर 2 लीटर पानी मिला दिया। ठीक, तो यानी कि अब वापस घोल कितना हो गया? 5 लीटर। लेकिन जब हमने घोल निकाला तो उसमें पानी और उसके साथ साथ अल्कोहल की मात्रा निकली होगी। तो यानी कि जिस मिश्रण पे हमें काम करना है वो 3 लीटर है। तो क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम लोगों के पास एक 3 लीटर का मिश्रण है जिसमें अल्कोहल की सांद्रता 20% है। यदि उसमें 2 लीटर पानी और मिला देता हूं तो अल्कोहल की सांद्रता कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो बहुत आसान है, समझो कैसे। देखो, 3 लीटर के मिश्रण में जो अल्कोहल है वो 20% है। ठीक, तो 5 लीटर के मिश्रण में यही अल्कोहल कितने प्रतिशत होगा? सीधी सी बात है भाई। एक चीज समझो, हमारे पास एक 3 लीटर का मिश्रण, मतलब 3 लीटर का एक मिश्रण है, उसमें 20% मात्रा अल्कोहल है। हमने उसमें से निकाला थोड़ी है कुछ भाई, 5 लीटर में से निकाला, लेकिन 3 लीटर में से तो कुछ नहीं निकाला। तो उस 3 लीटर में जितनी मात्रा अल्कोहल की रही होगी, ठीक, उसमें पानी मिलाने के बाद उतनी ही मात्रा अभी भी अल्कोहल की रही होगी, बट क्या है कि उसकी प्रतिशतता बदल गई होगी। तो मैं कह दूंगा कि उस 3 लीटर में 20% अल्कोहल है और उसमें 5 लीटर, 2 लीटर पानी मिलाने के बाद जो 5 लीटर तैयार हुआ उसमें भी तो, अगर मैं कह रहा हूं कि पहले अगर 1 लीटर अल्कोहल था तो बाद में भी तो 1 लीटर ही रहा होगा। तो मैं कह दूंगा कि 3 लीटर में अगर 20% है तो 5% में कितना है, और दोनों दशा में अल्कोहल का प्रतिशत बराबर है, अल्कोहल की मात्रा बराबर है। जितना 3 लीटर में था उतना ही 5 लीटर में था, क्योंकि हमने केवल पानी की मात्रा ऐड की है। इसका मतलब
कैलकुलेट करते हैं अभी से, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा 4 और x का मान कितना आ जाएगा 12%। यानी कि जो 3 लीटर मिश्रण में जब हम 2 लीटर पानी मिलाएंगे तो अल्कोहल की मात्रा नहीं बदलेगी, अर्थात हमने वो प्रारंभिक मात्रा और मिलाने के बाद अल्कोहल की मात्रा को बराबर रखा, ठीक, कि 3 लीटर में 20% जो अल्कोहल है वो 5 लीटर का कितने प्रतिशत है, तो 5 लीटर का कितने प्रतिशत, तो वो पता चल जाएगा 12%। अर्थात इस मिश्रण में जिसमें पानी मिला दिया गया 2 लीटर, उसमें जो अल्कोहल हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 12%। और इस क्वेश्चन को आप लोग मौखिकली भी कर सकते हैं, मुंह जबानी भी कर सकते हैं, सीधा सीधा समझ सकते हैं कि 5 लीटर का एक मिश्रण था, 2 लीटर निकाल लिया गया तो 3 लीटर बचा, तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे 3 लीटर में 20%, वापस 2 लीटर मिला दिया गया पानी, तो इसका मतलब अल्कोहल जितना पहले था उतना ही अल्कोहल अब है, तो 5 लीटर मिश्रण में कितने प्रतिशत अल्कोहल है, और वो अल्कोहल की मात्रा बराबर है, दोनों में तो कंपेयर कर रहा है, तो फाइनली आ जाएगा हमारे पास कितने प्रतिशत मात्रा अल्कोहल की है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों को जो आने वाला है वो आने वाला है तुम्हारा ए को बी की, ठीक। अगला क्वेश्चन जो हमारे आने वाला है वो आने वाला है तुम्हारा दूसरे भाग, हाँ, ये आने वाला है हमारा ब्याज से, इंटरेस्ट से, ठीक। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन है, ठीक, उससे पहले एक और क्वेश्चन है, तो पहले उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का है मिति काटा से, अर्थात ट्रू डिस्काउंट से, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है तो इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। ए को बी के 1 से ही 1/2 वर्ष बाद 1573 रुपए देने हैं, यानी कि ए बी को देगा 1.5 वर्ष के बाद 1573 रुपए, जबकि बी को ए के, यानी कि बी को ए के 6 माह बाद 1444.50 रुपए देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना चाहते हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे। असल में जो ये हमारा ट्रू डिस्काउंट होता है ना, वो चक्रवर्ती ब्याज होता है। जो देय राशि होती है असल में वो हमारा चक्रवर्ती वो जो देय राशि होती है वो हमारा मिश्र धन होता है। जो ट्रू डिस्काउंट है वो मिश्र धन पे काम करता है। जैसे उसने कहा है कि एक देगा बी को कितने 1573 रुपए 1.5 वर्ष के बाद, यानी कि ए के पास जितनी धनराशि है, ए ने जितनी धनराशि ले रखी है, ठीक, अगर ए मूलधन, क्योंकि वो कह रहा है कि आज ही भुगतान करना चाह रहा है, यानी कि वो चाह रहा है कि उनका वर्तमान मूलधन कितना है, तो आज भुगतान के लिए हम मूलधन निकालते हैं। और साधारण ब्याज के मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन 1 प्लस ब्याज की दर, और ब्याज की दर उसने कितनी दी है तो वो दी है 14% गुना समय, और समय कितना है 3/2। चक्रवृद्धि ब्याज में ये पावर में चला जाता है, जबकि साधारण ब्याज में वो यहीं कहीं गुना में आ जाएगा, जो बराबर होगा 1573। तो मुझे यहाँ से वो धनराशि पता चल जाएगी। यदि ए आज ही उसका मूलधन वापस करता है तो उसे कितने रुपए देने होंगे। तो कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, तो 2 से कट जाएगा 7 बार, तो ये आ जाएगा ए का 7 21 अर्थात 121/100 बराबर, तो इसे सॉल्व करता हूं, ये कट जाना चाहिए 21 ही का 121 ही कम 121, अगर 121 को सॉल्व करता हूं तो 6 3, तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार 3 बार, तो फाइनली ये कट गया 13 बार, और ए का मान कितना आ गया है 1300 रुपए, ठीक। यानी कि अगर ए आज भुगतान करना चाह रहा है तो उसे 1300 रुपए देने पड़ेंगे बी को। अब सेम ये कंडीशन बी के लिए निकाल लेते हैं। उसने कहा बी दे रहा है ए को 6 माह यानी कि आधे वर्ष के पश्चात 1444.50 है ना, देना चाह रहा है। तो सेम ये देना धनराशि का देने का मतलब होता है मिश्र धन, ठीक। तो इसका मतलब है बी के लिए मिश्र धन निकाल लेते हैं। बी 1 प्लस 14/100 गुना 1/2 बराबर 1450, ठीक। तो ये कट जाएगा 7 बार, और फाइनली बी का आ जाएगा 107/100, और ये आ जाएगा 14,4.50, पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे, और ये कट जाएगा इससे, ठीक। तो इसे जब तुम कैलकुलेट करोगे तो शायद ये बी का मान आ जाएगा 1350। कर लेना आप लोग कैलकुलेट। इसका मतलब है कि यदि ये तुरंत भुगतान करना चाह रहे हैं तो ए देगा कितने 1300 और बी देगा 1350। तो वो कह रहा है कि तुरंत भुगतान करने के लिए किसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि बी देगा कितने 50 रुपए। भाई एक देगा 1300 और बी देगा 1350, तो केवल बी 50 रुपए दे दे, ठीक। तो बी देगा कितने रुपए 50 रुपए, किसको ए को, ठीक। तो ये मिति काटे के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ जाता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी ब्याज से ही रिलेटेड है, ठीक। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है
एक व्यक्ति 10,000 के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेश राशि 6% पर निवेश राशि से प्रतिवर्ष 76.50 रुपये अधिक ब्याज दे तो 6% पर निवेश धनराशि कितनी होगी। इसका मतलब है कि किसी एक व्यक्ति के पास टोटल 10,000 रुपये है और वह उन 10 भागों को मतलब 10,000 को 2 भागों अर्थात ए और बी में इस तरीके से विभाजित करता है कि ए पर तो 5% की दर से और बी पर 6% की दर से और बी पर 6% की दर से ठीक धनराशि निवेश की जाती है। और उसने कहा है कि जो ए से मिलने वाला ब्याज है ठीक उसने कहा है यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से अच्छा जो ए से अर्थात 5% से जो धनराशि मिलेगी ब्याज मिलेगा वो 6% से मिलने वाले ब्याज से 76.50 रुपीज अधिक है। ठीक, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ए का 5% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज माइनस बी का 6% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 7650। तो बटे का 100 हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 100 से गुना कर दूंगा तो फाइनली आ जाएगा 5a माइनस के 6b बराबर 7650। और आगे उसने क्या कहा है, उसे कहा है कि टोटल कितनी धनराशि है 10,000, यानी कि ए और बी के पास टोटल धनराशि कितनी दे रखी है 10,000। तो उसने पूछा है कि 6% पर निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। तो बी का मान पूछा है तो ऊपर नीचे 5 से यहां पर गुना कर देता हूं 5 से, तो जैसे ही 5 से गुना करूंगा इक्वेशन को घटाना होगा क्योंकि जिसे बराबर कर रहा हूं उसका मान बराबर है, तो ये कट जाएगा इससे और फाइनली आ जाएगा तुम्हारा माइनस के बी बराबर ये 50,000 हो चुका तो माइनस के 42,350 और ये कितना हो गया माइनस के 5b। ठीक, और ये हो जाएगा 42,350 माइनस से माइनस जाएगा और 5 से कटेगा कितनी बार तो ये कट जाएगा 5 से 5। बी के बारे में पूछा है ना उसने पूछा है। ठीक, तो इसे 50,000 में से घटाऊंगा मैं 50,000 में से ये 5 हो गया ना तो केवल बी रह जाएगा। ठीक, इसे सॉल्व करूंगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 कट जाएगा और ये भी माइनस तो जुड़ेगा ये, तो माइनस के 5 माइनस के 6 तो माइनस के 11 बटे बी बराबर ये हो जाएगा माइनस के ये हो जाएगा 43, लेकिन 6 घटेगा तो ये हो जाएगा 42,350। तो माइनस से माइनस गया जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा 11 तिया 33, बचा कितना है अपने पास 9, 11 अठे 88, बचा कितना है 5 तो 55, 5 और 5 55 और 0। तो यानी कि 6% पर जो धनराशि निवेश की गई अर्थात बी को जो धनराशि मिली है वो कितनी है 3850। क्लियर है यहाँ पर? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करने वाले हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज ही हमारा अगला क्वेश्चन भी है, तो फटाफट इसे लिखिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो इसे हटा देता हूं। मैं फिर से एक ही बात कह रहा हूं आप लोगों को, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन सामने आते ही वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, खुद से अपने रफ रजिस्टर पे सॉल्व करना है। चाहे सॉल्व क्वेश्चन हो या क्वेश्चन सॉल्व ना हो, फिर भी वीडियो के क्वेश्चन का मेथड आप लोगों को देखना है, शायद उसमें मैं कुछ नई बात या नए मेथड के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूं। चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा है कि 66,300 रुपए की राशि को ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए की 10 वर्ष बाद बी के भाग का चक्रवृद्धि ब्याज 8 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन 8 वर्ष के ब्याज के ए के चक्रवृद्धि मिश्रधन के बराबर होगा और ब्याज की दर कितनी दे दी गई 10%। फाइनली वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास 66,300 रुपए थे जिसे उसने ए और बी के बीच बांटा। ठीक, वो कह रहा है कि ए से 10 वर्ष के पश्चात चक्रवृद्धि मिश्रधन जो प्राप्त होगा वो उतना ही होगा जितना बी से 8 वर्ष के पश्चात चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा और दोनों का जो है ब्याज की दर दे दी गई 10%। ठीक, तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हम। चक्रवृद्धि का फॉर्मूला होता है कि मूलधन 1 प्लस ब्याज की दर बटे 100 पावर कितनी समय अर्थात 10, बी 1 प्लस ब्याज की दर बटे 100 पावर कितनी समय। ठीक है ना, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो अच्छा सेम वैल्यू है, अभी नहीं काटते 0 भाई, यहां पर भी ब्रैकेट में वही वैल्यू है जो यहां पर ब्रैकेट में है, तो ये पूरी वैल्यू कटकर यहां पर रह जाएगा केवल 2 और अब 0 से 0 काट लेते हैं तो फाइनली मिलेगा 10 ही कम 10 और 1 11 बटे 10 की पावर
2 बराबर B, यानी कि A अनुपात B आ जाएगा। A के लिए उसके बटे में वैल्यू आती है 100 और B के लिए आ जाएगी 121। तो इस धनराशि को इसी अनुपात में बांट देते हैं। उसके हिसाब से 66,300 है और मेरे हिसाब से कितना है 221। एक का मान कितना आ जाएगा 300। उसने पूछा क्या है, तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है ए तथा बी को इस प्रकार बांटिए। ठीक, तो वो दोनों के लिए धनराशि पूछ रहा होगा। तो ए के लिए जो धनराशि आ जाएगी वो आ जाएगी 100 गुना 300 अर्थात 30,000, और बी के लिए जो धनराशि आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी 363 और 2 जीरो 36,300। क्लियर है? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस चैप्टर से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो रहने वाला है वो रहने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है ना, कीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए सभी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष के बाद दे 3600 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर, ठीक, और उसने कह दिया 5 वर्ष के बाद दे 3600 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक साधारण हो तो प्रत्येक किस्त में दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो जी, जो हमारा क्वेश्चन है वो साधारण ब्याज से था। उसने कहा है कि 3600 रुपए की धनराशि है जिसे 5 वर्षों में चुकता करना है। ठीक, और ब्याज की दर उसके द्वारा दे दी गई 10% साधारण ब्याज वार्षिक रूप से। याद रखना, जब कभी भी साधारण ब्याज की हमें किस्त निकालनी होती है, जब कभी साधारण ब्याज की किस्त निकालनी होती है तो उसका एक आसान सा तरीका है। तुम लोग बस ये देखो कि वो कितनी बार ब्याज देने वाला है, कितनी बार किस्त देने वाला है। तो उसके द्वारा जो किस्त जारी है वो जाएगी 5 बार, क्योंकि हर वर्ष 1 बार जाएगी और कितने वर्ष है 5 वर्ष, तो उसकी भी किस्त जाएगी 5 बार। तो तुम ये मान लो कि हर वर्ष जो उसकी किस्त जारी है वो जारी है 100 रुपए। तो 1 2 3 4 5 किस्त गई, और जो सबसे पहली किस्त है उसे छोड़ दो, और उसके बाद जो किस्त रहेगी यानी कितने रुपए गए 400, उस पर 10% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे तो हो जाएगा 40। अगली बार इसे छोड़ेंगे और अगली वैल्यू कितनी आई 300 का 10% कितना आ जाएगा 30। इसके बाद ये वैल्यू छोड़ी, आगे कितना हुआ 200, 200 का 10% कितना हो जाएगा 20। ये छोड़ी, इसके आगे कितना हो जाएगा 100 का 10% 10, और इसके बाद कुछ नहीं बचा तो धनराशि खत्म। ठीक, अब उसके हिसाब से जो टोटल धनराशि है वो कितनी है 3600 रुपए, और मेरे हिसाब से टोटल कितना आ जाएगा, तो उसके द्वारा दी जाने वाली किस्त यानी कि 500 प्लस उसके द्वारा गया वाला ब्याज यानी कि बराबर हो जाएगा टोटल 600। ठीक, तो उसके हिसाब से कितनी धनराशि थी 3600 और मेरे हिसाब से कितनी है 600। तो फाइनली 1 का मान कितना आ जाएगा, तो इसे काटूंगा तो ये कट जाएगा, और 1 का मान कितना आ जाएगा 6। उसने पूछा प्रत्येक किस्त में जाने वाली धनराशि, तो प्रत्येक किस्त में जाने वाली धनराशि कितनी मान रखी है हमने 100, तो हमें 100 का मान बताना है और वो कितना आ जाएगा तुम्हारा 600 रुपए, और यही तुम लोगों का उत्तर है। क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और देखेंगे हम किसका उत्तर इस क्वेश्चन का आएगा, और जिसका उत्तर आएगा सभी को कमेंट में यस और नो लिखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन को मेंशन भी कर सकते हैं हम कुछ इस प्रकार से, जैसे पिछले क्वेश्चन को उसके कुछ ही हिंट देके मेंशन यस कर देना, और उसमें लिख देना अगले क्वेश्चन की सबसे पहली अमाउंट है 1,40,000, तो लिख देना 1,40,000 वाला क्वेश्चन यस या 1,40,000 वाला क्वेश्चन नो, जिससे पता चल जाए कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा है कोई व्यक्ति 1,40,000 2 प्रकार के बॉन्ड में निवेश करना चाहता है। ठीक, बॉन्ड ए पर 12% वार्षिक आय है तथा बॉन्ड बी पर 16% वार्षिक, परंतु यह प्रतिबंध है कि बॉन्ड बी में निवेश राशि बॉन्ड ए में निवेश राशि के 40% से अधिक नहीं हो सकती। यह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी आय, अधिकतम कितनी आय प्राप्त कर सकता है। अधिकतम आय का मतलब है कि जिस धनराशि पर, ठीक, या जिस बॉन्ड में उसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा धनराशि उसी में ही निवेश करे। लेकिन उसने एक शर्त कह दी कि भाई उसके पास 1,40,000 रुपए तो है, ठीक, और उसने उन्हें 2 बॉन्ड में निवेश करना है, बॉन्ड ए और बॉन्ड बी में।
ठीक, उसने उन्हें दो बॉन्ड में निवेश करना है, बॉन्ड ए और बॉन्ड बी में। बॉन्ड ए में उसे 12% मिल रहा है, जबकि बॉन्ड बी में 16% मिल रहा है। ठीक, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा धनराशि जो रखेंगे वो उस बॉन्ड में रखेंगे जहां पर उसे अधिक ब्याज मिल रहा है, यानी कि 16% वाले पर। लेकिन उसने साथ के साथ ये कह दिया कि जो बॉन्ड बी है उसमें ए में निवेश की गई धनराशि के 40% से अधिक निवेश नहीं कर सकता। अर्थात यदि ए में वो 100 रुपए का निवेश कर सकता है तो बी में अधिकतम वो 40 रुपए का ही निवेश कर पाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। यानी कि इसका मतलब हो गया कि इस धनराशि में 1,40,000 में से 1,40,000 में से ए में मैं अधिकतम कितना लगा सकता हूं और बी में कितना लगा सकता हूं। तो एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 14 से कट जाएगा एक बार, फाइनली एक का मान कितना आ जाएगा 1,000, यानी कि 100 का मान कितना आ जाएगा 100 और 1,000 की 3 जीरो, और 40 का मान कितना हो जाएगा 40 और 3 जीरो। ठीक, तो 1,00,000 रुपए मैक्सिमम यहां पर लगा सकते हैं और 40,000 रुपए मैक्सिमम यहां पर लगा सकते हैं। तो पूछ रहा है एक साल में उसे कितनी आय हो जाएगी। तो 1,00,000 का 12% निकालूंगा, तो जैसे इसका 12% निकालूंगा तो ये आ जाएगा 12,000, 12,000 की आय हो जाएगी। और जैसे इसका 16% निकालूंगा तो 16 चौका 64 और 2 जीरो बटे 100 की वजह से तो 6400। ये उसे पूछा कि टोटल अधिकतम आय कितनी हो जाएगी, तो 12 और 6 18,400 रुपए की अधिकतम आय हो सकती है। तो अधिकतम आय के लिए अधिकतम ब्याज दर पर ही हमें अधिकतम धनराशि का निवेश करना होगा। लेकिन उसने बॉन्ड लगा दिया, उसने कह दिया कि यहां पर जो धनराशि लगाओगे उसका केवल अधिकतम 40% बी में लगाई जा सकती है। क्लियर है? चलिए, जिन विद्यार्थियों से क्वेश्चन सॉल्व हुआ था वे मेंशन करेंगे अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क से। ठीक, जो हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है टाइम एंड वर्क से। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसे मैं हटा रहा हूं और उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कल को आप लोगों को और 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। डेली आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, उसने कहा है एक टंकी में 2 नल ए तथा बी लगे हैं जो इसे क्रम से 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, तथा इसमें एक निकासी नल सी लगा है। एक व्यक्ति नल ए तथा बी खोलकर चला जाता है तथा तभी वापस लौटता है जबकि टंकी को भर जाना चाहिए था। ठीक, परंतु वह वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह गया है। अब वह इसे बंद कर देता है, अर्थात नल सी को बंद कर देता है। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। तो भरी टंकी को अकेला सी कितनी देर में खाली कर सकता है। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का इतना आसान मेथड बताने वाला हूं जिसका कोई उम्मीद नहीं है। देखो, सीधी सी बात है, ए इसे भर सकता है कितने में 20 मिनट में, बी भर सकता है इसे 30 मिनट में। एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसने कहा है कि वो उतने समय बाद वापस लौटता है जितने समय में ए और बी इसे भर देते, यदि केवल ए और बी काम करते। अर्थात ए और बी अगर भरते तो उसे भर देते 12 मिनट में। तो ये कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति जो आया है वो 12 मिनट के बाद आया है। ठीक, लेकिन उसने आके देखा 12 मिनट में आके उसने क्या देखा कि ए और बी के साथ साथ एक नया नल सी भी खुला रह गया है जो खाली कर रहा है, जिसकी वजह से टंकी खाली, मतलब टंकी भरी नहीं है, कुछ भाग उसका खाली रह गया है। तो एक चीज बताओ, इन दोनों ने अपना 12 मिनट का तो कार्य पूरा किया होगा। ठीक, मिनट में चल रहा है ना सब कुछ, हाँ ठीक, सब कुछ मिनट में ही है। तो 12 मिनट में इन्होंने अपना कार्य पूरा किया होगा। यदि सी ना होता तो ये भर जाती टंकी, तो इसका मतलब टंकी खाली क्यों रही, क्योंकि सी ने भी 12 मिनट में कुछ खाली किया होगा। तो मैं कह सकता हूं कि सी ने जो 12 मिनट में खाली किया है, भाई सी ने 12 मिनट में जो खाली किया, अब सी को कर दिया गया बंद। अब उसके बाद सी को बंद करने के बाद जो खाली रह गया भाग, जो टंकी का जो शेष भाग खाली रह गया है, उसे ए और बी भर रहे हैं अगले 3 मिनट में। लेकिन मैं कह सकता हूं ए और बी 3 मिनट में उतना ही तो भरेंगे जितना सी ने 12 मिनट में खाली किया होगा। ठीक, तो इसका मतलब सी का 12 मिनट का कार्य बराबर है ए और बी का 3 मिनट का कार्य, क्योंकि ए और बी ने उस कार्य को जो सी ने खाली कर दिया था और सी ने खाली किया 12 मिनट तक, उसे भरने में 3 मिनट लिए। अर्थात सी का जो 12 मिनट कार्य है वो बराबर है ए और बी के 3 मिनट के कार्य के। तो यहां से सी का मैं 1 मिनट का कार्य निकाल सकता हूं। ए और बी का कितना है 5 गुना 3, तो 3 से कट जाएगा 4, अर्थात सी का 1 मिनट का कार्य कितना हो जाएगा 5/4। वो कह रहा है कि अगर सी खाली करे तो कितने समय में अकेला खाली करेगा। टंकी का क्षमता कितनी है 60 और कार्य क्षमता सी की कितनी है 5/4, तो ये कट जाएगा 12 और 12 चौक
48 मिनट, यानी कि सी अगर खाली करेगा तो उसे खाली कर सकता है 48 मिनट में। और इस चीज को आप लोग मुंह जबानी भी कर सकते हैं। जैसे तुम्हें पता चला कि ए 20 में और बी 30 में, ठीक, तो एलसीएम आया 60, तो वो आ जाएगा 3 और 2, यानी कि 60/3 यानी कि 12। तो जो खाली कर रहा है उसने सी ने 12 मिनट तक खाली किया, तो सी का 12 मिनट का कार्य बराबर है ए और बी, क्योंकि सी को बंद कर दिया गया, ए और बी के द्वारा शेष कार्य को 3 मिनट में करने वाला। यानी कि सी ने जो 12 मिनट में खाली किया उस ए और बी ने 3 मिनट में भर दिया, तो वहां से सी का 1 मिनट कार्य आ जाएगा। और दिन निकालने कॉन्सेप्ट, समय निकालने कॉन्सेप्ट होता है कि टोटल वर्क अपॉन जिसके बारे में पूछा गया उसका 1 मिनट का कार्य, यानी कि 5/4। तो फाइनली कितना आ जाएगा? 48 मिनट। क्लियर है? तो आज के लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बट मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि अगर मैं अभी क्वेश्चन की बात करता हूं तो लगभग मेरे पास 150-200 क्वेश्चन है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मुझे वीडियो सेंड की है, ठीक, और उनके क्वेश्चन यदि इस वीडियो में कवर नहीं हुए तो नेक्स्ट वीडियो में उनके काफी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और धीरे धीरे मैं 10-15 क्वेश्चन जो है रोज सॉल्व कराते चलूंगा, जिससे सेलेक्टेड क्वेश्चन को एक हमारे पास ग्रुप बन जाएगा। और आप लोगों को इस लेक्चर का रजिस्टर में मेंटेन करना है। आप लोगों को करना क्या है? वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और करना क्या है, ठीक, मतलब नहीं करना है तो वो करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और करना क्या है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को डिसेबल, मतलब बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ठीक है ना, इनेबल कर देना है, जिससे जैसे ही कोई भी वीडियो डालता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास एकदम से पहुंच सके और आपको इस तरीके के क्वेश्चन फटाफट मिलते चले जाएं और आपको ज्यादा एफर्ट ना करने पड़े, इधर उधर से क्वेश्चन ढूंढने ना पड़े, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, मैं किसी क्लासेस, जहां पर हमारा उद्देश्य आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर।